सन 1942 की बात है। उन दिनों मैं कोलकाता में रहता था। मैं मुख्य रूप से भूत प्रेत और तंत्र मंत्र पर व्यक्तिगत रूप से शोध कार्यों में जुटा हुआ था। मेरे एक मित्र थे अखिलेश राय चौधरी। चौधरी जी मनोविज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध थे। उन दिनों वो कोलकाता के विश्वविद्यालय में उच्च पद पर थे। एक दिन सांझ के समय जब मैं कनिंग स्ट्रीट से गुजर रहा था, तभी एकाएक मेरी उनसे मुलाकात हो गई। काफ़ी दिनों बाद मिले थे। राय चौधरी जी मुझे देखते ही वो बोले, अरे भाई शर्मा जी, कहाँ थे आप इतने दिनों? कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी बीच में फिर से वो बोल पड़े, तुम तो जानते ही हो मुझे उस छोटे से मकान में कुछ परेशानियां हो रही थी। पिछले महीने मैंने एक मकान देखा, अलीपुर में पसंद भी आया था। कम से कम 200 साल पुराना होगा वह मकान, मगर बराबर मरम्मत होते रहने के कारण देखने में उतना पुराना नहीं लगा। पहले उसमें छावनी के अंग्रेज अफसर रहा करते थे, इसीलिए मकान के कमरे विलायती ढंग से सजे हुए थे। मकान हवादार और आरामदेह था, इसीलिए मैंने तुरंत ही 3 महीने की पेशगी देकर उसे किराए पर ले लिया। पर चौथे दिन ही मुझे उस मकान को छोड़ना पड़ा। वो मेरे बारे में जानते थे कि मैं भूत प्रेत और तंत्र मंत्र पर शोध कार्य करता हूँ, इसीलिए शायद उन्होंने सीधे अपनी कहानी से ही शुरुआत की थी। तो मैंने उनसे पूछा, क्यों, किस लिए छोड़ दिया आपने मकान? इतना अच्छा और आरामदेह मकान, कलकत्ते में तो ऐसे मकान मिलना कठिन ही है। वही तो बात है कि उस लंबे चौड़े हवेली नुमा मकान में एक ऐसा कमरा है जो बिल्कुल खाली है। उस कमरे के पास से गुजरते समय मुझे प्रत्यक्ष रूप से कुछ दिखाई तो नहीं दिया, कुछ सुनाई भी नहीं पड़ा, लेकिन एक अजीब से भय के कारण मेरा सारा शरीर रोमांचित हो उठा था। पता नहीं वहाँ क्या था, लेकिन चौथे दिन सुबह मैंने मकान की रखवाली करने वाली बुढ़िया को बुलाया और मकान की चाबी उसे थमाते हुए बोला कि मुझे ये मकान ठीक नहीं लगता, इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ। रूखे स्वर में मुझसे बोली, मैं उसकी वजह जानती हूँ साहब, फिर भी आप इस मकान में रहने वाले दूसरे सभी किराएदार से ज़्यादा टिके। ज़्यादातर लोग तो दूसरे ही दिन मकान को छोड़कर भाग जाते हैं। आपसे पहले इस मकान में 3 दिन तो कोई टिका ही नहीं। मेरा ख्याल है कि वो लोग आपके ऊपर काफ़ी मेहरबान रहे हैं। मैंने आश्चर्य से बुढ़िया को पूछा, कौन वो लोग? तो उसने कहा कि वही जो इस मकान में रहते हैं। वो चाहे भूत प्रेत जिन हो या और कुछ, मैं बतला नहीं सकती, मगर वह कई है और काफ़ी ताकत रखते हैं। भाई शर्मा, उस बुढ़िया ने इतनी भयानक गंभीरता से यह बात कही थी कि मैं इसके बाद उससे बात करने की हिम्मत ही ना रख सका। राय चौधरी जी की यह बातें सुनकर मैं बेहद ही उत्सुक हो उठा था। मैंने हंसकर बोला, मेरे ख्याल से आप भूत प्रेत से डरते नहीं। इससे पहले ना जाने कितनी बार विचित्र अनुभव हुआ है आपको, फिर छोटी बात से आप इतना क्यों डर गए? राय चौधरी जी बोले, भाई ऐसी बात नहीं, बात दरअसल यह है कि मुझे अपनी पत्नी के कारण मकान को छोड़ना पड़ा। अब तुम जानते तो हो कि वह हद से ज़्यादा डरपोक और कमज़ोर दिल औरत है। उसी के बार बार कहने पर मुझे वो मकान छोड़ना पड़ा। मैंने सहज भाव से कहा, यदि आप कहे तो मैं उस रहस्यमय मकान में कम से कम 1 रात तो अवश्य रहना चाहूँगा। अब कहने की आवश्यकता नहीं कि दूसरे ही दिन मैं उस रहस्यमय मकान में बोरिया बिस्तर लेकर पहुँच गया। उस ज़माने में अलीपुर का इलाका आज की तरह गुलजार नहीं था। चारों तरफ खामोशी छाई रहती थी। गिनती के 50-60 मकान थे जो काफ़ी पुराने थे। वो रहस्यमय मकान अलीपुर में सुनसान जगह पर था। पास 2-1 दुकानें थी चाय की और एक छोटा सा होटल भी बंगाली था, शायद जिसमें चाय के अलावा दोनों वक्त का खाना भी मिलता था। मैंने मकान के पास जाकर देखा तो मकान भीतर से बंद था। मैं ज़रा आगे बढ़ा, तभी उस होटल का छोकरा नौकर जो झूठे प्लेट धो रहा था मेरे करीब आया और बोला, साहब क्या आप किसी से मिलना चाहते हैं?
हाँ, मैंने सुना है कि यह मकान किराए पर देने के लिए खाली है। हाँ, यह मकान तो साहब खाली है। एक मुसलमान औरत इसकी रखवाली करती थी, लेकिन पिछले हफ्ते ही इसी मकान में उसकी मौत हो गई। मौत बेहद दर्दनाक और हादसे से भरी थी। मैंने खुद अपनी आंखों से उसकी लाश को देखा था। उसका चेहरा काफ़ी डरावना लग रहा था। मुंह खुला था, आंखें बाहर को उबल पड़ी थी और तो और मुंह से ढेर सारा खून निकलकर फर्श पर फैला हुआ था। जब वह यह सब बोल रहा था तब मैं मकान को निहार रहा था। थोड़ा रुककर छोकरा आगे आते हुए बोला, साहब मकान भूतहा है, अब तो और भी लोग इसमें रहने को राजी नहीं होंगे। तभी मैंने उसकी बात को बीच में तोड़कर पूछा, इस मकान का मालिक कौन है? नवाब बहादुर अली खान साहब रहते कहाँ हैं? लेक रोड पर उनका बहुत बड़ा आलीशान मकान है, उसी में रहते हैं। खान साहब काफ़ी ज़मीन जायदाद और बेशुमार दौलत है उनके पास। साहब इतना समाचार मेरे लिए काफ़ी था। मैंने 1 रुपया जेब से निकालकर उस छोकरे को इनाम में दे दिया और उसी समय खान साहब के घर जा पहुंचा। संजोग से उस वक्त वो घर पर ही थे। चेहरे से बुद्धि टपक रही थी। बातचीत करने का ढंग भी उनका बड़ा ही शिष्ट और आकर्षक था। जब उनको ये मालूम हुआ कि भूत प्रेत के रहस्यमय विषयों पर खोज कार्य करता हूँ, तो वह यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। बड़ी विनम्रता से बोले, मकान आपकी खिदमत में हाजिर है, आप जब तक चाहें उसमें रह सकते हैं। किराए की तो बात ही नहीं है। इस समय वो मकान बेहद बदनाम है। ऐसी हालत में अगर आप मकान के रहस्य का पता लगा लेंगे तो उल्टा मैं ही आपका शुक्रगुजार रहूँगा। बातचीत के सिलसिले में मुझे पता चला कि खान साहब की पत्नी अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। औलाद के नाम पर एक लड़की है जिसका नाम मेहरून निसा। जब मैंने पहली बार मेहर निसा को देखा तो देखता ही रह गया। कितनी खूबसूरत थी वह, शब्दों में उसके सौंदर्य और उसके रूप का वर्णन करना बहुत मुश्किल है। ना जाने कब तक उसकी ओर मैं मुग्ध भाव से देखता रहा। फिर मैंने उसकी ओर से अपना ध्यान हटाते हुए पूछा, आपका यह मकान कब से मनहूस हो गया है? यह ठीक बताना मुश्किल है, पर मुझे इतना ज़रूर याद है कि बहुत सालों से इसका यही हाल है। थोड़ा रुक कर खान साहब कहने लगे, सच तो यह है कि यह मकान मेरे चाचा का था। आज से 40 साल पहले उन्होंने मुर्शिदाबाद के किसी नवाब से ख़रीदा था, मामूली दामों में। उस ज़माने में यह मकान कलकत्ते में इशरत महल के नाम से जाना जाता था। चाचा ने सुना था कि नवाब साहब आयाश तबीयत के थे। शराब और शबाब का बेहद शौक़ था उन्हें और रोज़ाना रात को इशरत महल में नवाब साहब की महफिल भी जमती थी। कुछ दिनों के बाद दूसरा महायुद्ध शुरू हो गया। बर्मा पर जापानियों के हमले का प्रभाव बंगाल पर भी पड़ा। नतीजा यह हुआ कि नवाब साहब को इशरत महल के अलावा बंगाल में मौजूद अपनी तमाम ज़मीन जायदाद को एक एक करके बेचना पड़ा। मेरे चाचा की कोई औलाद न थी। जब वो मरे तो उनकी जायदाद संभालने के लिए लाहौर से कोलकाता आना पड़ा। यहाँ आने पर यह मकान मुझे इसी तरह सुनसान नज़र आया और तब पता लगा कि इसमें रूहों का डेरा है। मुझे बातें मनगढ़ंत और काल्पनिक लगी। मैंने मकान की मरम्मत करवाई, रंग रोगन करवाया और नए ढंग के फर्नीचर से सजाया भी, और एक अंग्रेज़ अफसर को किराए पर दे दिया, मगर वह ज़्यादा दिन टिका नहीं। 1 सप्ताह बाद ही भाग खड़ा हुआ। पूछने पर उसने बतलाया कि मकान काफ़ी भयानक है, रहने के काबिल नहीं। उसके बाद से किराएदार का सिलसिला ही चल पड़ा, मगर कोई भी किराएदार 1 सप्ताह से ज़्यादा ठहर ना सका। नतीजा यह हुआ कि मकान पूरी तरह बदनाम हो गया। आज उसकी जो हालत है वो आप खुद ही देख रहे हैं। आखिर में खान साहब अपनेपन के स्वर में बोले, अगर आप मेरी सलाह मानते हैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप रात को मकान में हरगिज़ ना रहें। हो सकता है कि जान का कोई खतरा हो। उनकी यह बात सुनकर मैं हंस पड़ा और दृढ़ता के साथ कहा, मुझे इस मामले में बेहद दिलचस्पी है।
और अनजानी परिस्थितियों में हिम्मत का दम भरना मैं कायरता समझता हूँ। फिर भी मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि मैं खतरों के बीच ही पला हूँ। भूत प्रेत और खतरनाक से खतरनाक चिन्हों से मेरा सामना अब तक कई बार हो चुका है। आपके भूत स्थान में रहने से भी मुझे अपने दिल की मजबूती पर पूरा भरोसा रहेगा। खान साहब ने एक बार मेरी ओर गहरी नज़रों से देखा, फिर मकान की ताली मेरे हवाले कर दी। अब कहने की ज़रूरत नहीं, उसी दिन मैंने भूता मकान में अपना डेरा जमा दिया। जब मैं रात बिताने के लिए पहली बार उस मकान में पहुंचा तो मेरा नौकर देवी दरवाजे पर ही खड़ा था और वह मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। देवी उड़ीसा का रहने वाला था और वह काफ़ी हिम्मत वाला भी था। मुझे देखते ही बोला, साहब मकान तो हवादार और काफ़ी आरामदेह है, मगर बिजली न रहने से कुछ तकलीफ़ें हो सकती है। मैंने उसकी बात अनसुनी करते हुए पूछा, तुम सुबह से इस मकान में हो, तुमने अभी तक कोई अजीब बात देखी या कुछ सुना? हाँ साहब, मकान कुछ अजीब जरूर है, यह बात तो माननी ही पड़ेगी। मतलब क्या? मैंने उत्सुकतावश उससे पूछा। मुझे कई बार मकान के निचले हिस्से में तो कभी ऊपर के हिस्से में किसी के पैरों की आहट सुनाई देती रही। 2-3 बार ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे कानों के पास ही आकर फुसफुसा रहा है। इसके अलावा मैंने कुछ महसूस नहीं किया। अच्छा, तुम डरे नहीं? साहब, इसमें डरने की क्या बात है? यह सुनकर मुझे विश्वास हो गया कि चाहे जो भी हो जाए, यह उड़िया नौकर मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। वह नवंबर का महीना था, ठंड पड़ने लगी थी, हवा में तराव थी, रात भी काफ़ी गहरी होती गई। हल्के बादलों के सफ़ेद टुकड़े नीले आकाश में तैर रहे। शुक्ल पक्ष की एकादशी का चांद बादलों की ओर से बाहर निकल आया था। चारों ओर चांदनी बिखरी हुई थी। मकान के ऊपरी हिस्सों में मैंने एक कमरा अपने लिए ले लिया था। कमरा काफ़ी लंबा चौड़ा था, काफ़ी हवादार भी था। वहाँ 3-4 बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थी, जिनमें से होकर हवा का सैलाब कमरे में थम रहा था। कुछ देर तक मैं खिड़की के पास ही खड़ा रहा और बाहर छिटक हुई चांदनी का आनंद ले रहा था। और तब तक देवी टेबल पर खाना लगा चुका था। खाना खाने के बाद मैं आराम से पैर फैलाकर पलंग पर लेट गया। मेरे कमरे के बगल में एक और कमरा था, जिसका एक दरवाज़ा मेरे कमरे से खुलता था। देवी ने अपने सोने के लिए उसी कमरे में इंतज़ाम किया था। वह भी खाना ख़त्म कर अपने कमरे में चला गया। धीरे धीरे रात गुजर रही थी। मुझे नींद आने का प्रश्न ही नहीं था। मैं जाग रहा था। कभी कभी पलकें झपक जाती थी। एकाएक मुझे ऐसा लगा कि कमरे में विचित्र ढंग से गहरी सांसें ले रहा है। निश्चय ही वो किसी इंसान की सांस नहीं थी। और तभी मुझे कमरे के पास एक बड़ा सा पीला प्रकाश दिखाई दिया, जो मनुष्य के आकार के बराबर था। वो कुछ देर तक तो स्थिर रहा अपनी जगह पर, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वो प्रकाश छोटी सी गोली के रूप में बदल गया। प्रकाश की वो रहस्यमय गोली बहुत देर तक कमरे में चारों तरफ उछलते कूदते रही और फिर अचानक गायब हो गई। इसी के साथ एक और विचित्र घटना घटी, जिसकी मुझे सपनों में भी आशा नहीं थी। एकदम से अपने कमरे का दरवाज़ा धड़क से खोलकर देवी बाहर निकला। उस समय उसके चेहरे पर डर का जैसा भयानक भाव था, वैसा मैंने आज तक नहीं देखा था। वो मेरे बगल से तेज़ी से निकल गया और मुझे फुसफुसाते हुए कहा, भागो साहब जी भागो। वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। लगा जैसे वह आवाज़ देवी की ना हो। वह तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरकर मकान के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा। फिर उसने बंद दरवाज़ा झटके से खोला और बेतहाशा बाहर भागा। मैंने उसे कई बार आवाज़ दी, लेकिन उसने मेरी आवाज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब मैं उस भूत मकान में अकेला रह गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि देवी किस बात से इतना डर गया, कौन उसका पीछा कर रहा था। एक टॉर्च लेकर पूरे मकान का मैंने चक्कर लगाया, मगर मुझे कोई भी रहस्यमय चीज़ दिखलाई नहीं दी। मैं अपने कमरे में वापस आ गया और अपने बिस्तर पर लेट गया। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। चांद पश्चिम की ओर झुक गया था। आकाश भी बिल्कुल साफ हो चुका था। मुझे बिस्तर पर लेटे हुए अभी 10 ही मिनट हुए होंगे कि मेरे सामने एक काली सी छाया प्रकट हुई। वह हर क्षण अजीब रूप धारण करती जा रही थी। उसका आकार किसी देत की तरह था।
मैं विस्तृत नेत्रों से देखता रहा। मेरा खून पानी होने लगा, सारा शरीर रोमांचित उठा। उस समय मुझे ऐसा लगा कि जैसे उस दानवर रूप छाया के सिर से 2 आँखें मुझे घूर रही है। मैं चुपचाप बिस्तर पर सांस और दम साधे पड़ा था। अब उस छाया के ऊपरी भाग से नीले और पीले रंग के प्रकाश की 2 तेज किरणें मुझ पर पड़ रही थी, ठीक उसी ऊंचाई से जहां मैंने वो 2 आँखें देखी थी। मैंने बोलने की कोशिश की पर गला जैसे बंद हो गया था। मैंने उठने की भी कोशिश की मगर बेकार। मुझे लगा जैसे कोई अदम शक्ति मुझ पर अपना प्रभाव डाल रही है, जैसे कोई अत्यंत गतिमान महान शक्ति मेरी इच्छा और मेरे संकल्प का विरोध कर रही है। और मुझे उस समय ऐसा लगा जैसे कोई अत्यंत गतिमान महान शक्ति मेरी इच्छा और मेरे संकल्प का विरोध कर रही है। और मुझे उस समय ऐसा लगा कि उस महान शक्ति का विरोध करना मनुष्य की शक्ति के बाहर की बात है। मुझे उस समय असहाय का अनुभव हो रहा था। मैं बतला नहीं सकता कि मेरी हालत क्या थी। मेरी यह भावना बढ़ती गई। वैसे वैसे मेरे मन में भय का संचार गहरा होता गया। काफ़ी प्रयास के बाद मैंने इच्छा शक्ति को दृढ़ किया और काफ़ी ताकत लगाकर बिस्तर से उठा, पर तभी मुझे धक्का सा लगा और मेरा शरीर निर्जीव सा होकर फिर बिस्तर पर गिर पड़ा। और उसी के साथ मेरा मेज पर जलती मोमबत्ती की रोशनी धीमी पड़ने लगी। मेरा आतंक और बढ़ गया। मोमबत्ती बुझी तो नहीं, लेकिन लगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी लौ को धीरे धीरे बुझाने की कोशिश कर रही है। एक मोमबत्ती बुझ गई और अंधेरा छा गया कमरे में। एक भयानक आतंक के भाव ने मुझे घेर लिया। गहरे अंधकार में डूबे हुए उस कमरे में मैं था और थी वो भयानक दैत्य का विकराल काली छाया। उसकी शक्ति का मुझे इतना विकट और भयानक अनुभव हो रहा था कि मेरा रोम रोम काँप रहा था। सचमुच उस समय अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। बस अब 2 ही बातों की संभावना थी, या तो मैं बेहोश हो जाऊंगा या फिर किसी तरह उस माया जाल को तोड़ दूंगा। और सच मानिए, मैंने उस माया जाल को आखिर में तोड़ ही डाला। मैं चीख उठा और उसी क्षण मुझे अपने आत्मबल का अनुभव हुआ। मुझ में उठने की शक्ति आ गई। उठते ही मैं खिड़की की ओर दौड़ पड़ा और मैंने उसका पल्ला खोल दिया। उस समय मुझे एक चीज़ की सख्त ज़रूरत थी और वो थी प्रकाश की। खिड़की खुलते ही मुझे पश्चिम में ढलता हुआ चांद नज़र आया। साफ, स्वच्छ और शांत चांद की हल्की पीली रोशनी कमरे में आ रही थी। वह काली विकराल छाया अब कमरे से गायब हो चुकी थी। मैं पलंग की ओर मुड़ा ही था कि तब मुझे ऐसा लगा कि सारा कमरा जोर से कांप उठा हो। फिर कमरे में चारों ओर चिंगारियाँ जैसी गोलियां निकलने लगी। हरी, पीली, लाल, नीली, वह सभी विभिन्न रंगों की प्रकाश गोलियां कमरे में तेजी से चक्कर काटने लगी। उसी स्थिति में दलान में पड़ी एक पुरानी कुर्सी अपने आप खिसक कर मेरी मेज के सामने आकर रुक गई। फिर कुर्सी पर एक युवती का आकार प्रकट हो गया। वो जिंदा थी मगर मौत की तरह भयानक। काफ़ी सुंदर थी, पर उस समय उस चेहरे पर शोक, चिंता, पीड़ा और व्यथा की मिलीजुली छाया थी। दूसरे क्षण मेज पर औरतों के श्रृंगार की तमाम वस्तुएं प्रकट हो गई और वह रहस्यमय युवती अपना श्रृंगार करने लगी। बीच बीच में वह दरवाजे की ओर देखती थी, शायद वह किसी का इंतजार कर रही थी। कमरे में अभी भी विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी गोलियां चारों ओर घूम रही थी। कमरे का दरवाज़ा खुला तो नहीं, पर दरवाजे के पास एक दूसरी आकृति प्रकट हुई। वह आकृति किसी पुरुष की थी, शायद किसी युवक की, और देखने में वो पुराने जमाने का अंग्रेज लग रहा था। उसका पोशाक वैसा ही था। उसके चेहरे पर भी शौक का भाव था। लगा जैसे वह किसी गहरी चिंता में डूबा हुआ है। और वह धीरे धीरे चलकर युवती के पास आया और उसने धीरे से पुकारा, महरनिसा। उस युवक के मुंह से मेहरनिसा का नाम सुनकर मैं चौंक पड़ा। युवक को देखते ही मेहरनिसा खड़ी हो गई और उससे जा मिली। काफ़ी देर तक वह दोनों एक दूसरे को गले लगाकर वहीं खड़े रहे और फिर धीरे धीरे हवा में घुलते चले गए। और उसी के साथ कमरे में वातावरण भी एकदम से स्वच्छ हो गया। उस रात इसरत महल में मैंने जो कुछ देखा और सुना था, जो कुछ अनुभव किया, उससे मेरे मस्तिष्क में एक बात स्पष्ट हो गई
कि इस बात में जरा भी संदेह नहीं कि इस महल में प्यासी आत्माओं की प्रबल इच्छा शक्ति का गहरा माया जाल फैला हुआ है। मगर उसके मूल कारण क्या है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा था। इसरत महल 200 वर्षों पुराना था। नवाब साहब का वह खानदानी महल था। संभव है कि वह कारण उन्हीं के खानदान के इतिहास के किसी अंधेरे पन्ने में दबा या छिपा हो। मगर अब सवाल यह था कि उनके खानदानी इतिहास का पता लगेगा कहाँ। उस दिन मैं स्टूडियो नहीं गया। दिन भर मैं देवी को ही खोजता रहा, लेकिन वह मुझे कहीं मिला ही नहीं। शायद वह अपने गांव भाग गया था और अब मुझे इसरत महल में अकेला ही रहना था। अगले पूरे 10 दिनों तक वहाँ कोई घटना नहीं घटी और न ही मुझे कोई अनुभव हुआ। मैं आराम से रह रहा था, मगर 11वें दिन जब मैं वापस लौटा, उस समय रात के 12 बज रहे थे। कृष्ण पक्ष की रात थी। सारी धरती और सारा आकाश अंधेरे के आगोश में डूबा हुआ था। एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। चारों तरफ उस रात सड़क की बत्ती भी बुझी हुई थी। मुख्य दरवाजे का ताला खोलकर मकान के भीतर जैसे ही मैं स्तब्ध रह गया। मेरा पूरा शरीर भय से, आतंक से रोमांचित हो उठा। ना जाने कहाँ से भीतर खूब रोशनी हो रही थी। मकान में लंबे चौड़े आंगन में चारों ओर खून ही खून फैला हुआ था। बिल्कुल ताज़ा खून था वह, और उस ताज़े खून और गर्म खून से सनी लिपटी आधे दर्जन लाशें वहाँ पड़ी हुई थी, जिनमें एक जवान और खूबसूरत औरत की लाश भी थी, और उन सभी लाशों की गर्दन कटी हुई थी। जरा आप ही सोचिए, उस अंधेरी और खामोश रात के समय खून में डूबी हुई उन आधी दर्जन लाशों को देखकर मेरी हालत क्या हुई होगी। मैं पागल नहीं हुआ, बस यही गनीमत थी। मैं अब भी आंखें फाड़े हुए उस भयानक दृश्य को देख रहा था कि तभी अचानक सामने वाली दीवार के पास एक लंबी चौड़ी काठी का व्यक्ति प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल हो रही थी। उसके चेहरे पर क्रोध और घृणा का भाव था। चेहरे से क्रूरता साफ टपक रही थी और उसके हाथ में एक नंगी तलवार थी। मैं वहां पत्थर का बूंद बना खड़ा रहा। किसी भी क्षण में बेहोश होकर गिर पड़ूंगा, और सचमुच में मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब मैं अपने कमरे में पलंग पर पड़ा हुआ था और मेहरनिसा मुझ पर झुकी हुई थी। खान साहब की बेटी मेहरनिसा बड़े प्यार से मेरे सिर को सहला रही थी। मैं उसे देखकर आश्चर्य से भर उठा। वो मुझसे बोली, अब कैसे हो आप? तबीयत आपकी मुझे ठीक से समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कहूँ। मैंने उसी में जवाब दे दिया, ठीक है, लेकिन आप यहाँ कैसे आई? मेहरनिसा बड़े सहज भाव में बोली, मैं आऊँगी कहाँ से, मैं तो यही इसी मकान में रहती हूँ। ये सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने आश्चर्य भरे स्वर में ही कहा, क्या कहती हैं आप इस भूत मकान में रहती हैं? मैंने तो आपको इससे पहले कभी नहीं देखा। इस मकान में कैसी बात करती है? मेहरनिसा ने मेरे उस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ मुस्कुराती रही। बड़ी रहस्यमय लगी मुझे उसकी मुस्कुराहट। मैं उसके चेहरे की तरफ देखता रह गया। अब दिन का उजाला फैल चुका था। मेहरनिसा की उपस्थिति सचमुच मेरे लिए रहस्यमय थी। जब मैं बाथरूम से वापस लौटा तो देखा कि वह मेरे कमरे में नहीं थी, और तब मैं सोच में पड़ गया कि वह मुझे बिना बताए कहाँ चली गई। पूरा मकान देख डाला मैंने, मगर वो कहीं नहीं मिली। आंगन में भी गया, वहाँ भी अब खून नहीं थी और ना ही लाशें थी। एकाएक मेरा मस्तिष्क झंझना उठा। रात का वह सारा दृश्य मेरी आंखों के सामने घूम गया। निसंदेह भयानक प्रेत लीला थी। वो अब मेहरनिसा भी मेरे शक के दायरे में आ गई थी। उसका व्यक्तित्व तो मुझे रहस्यमय लगा। मैं उसी हालत में दौड़ा, खान साहब के बंगले पर पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा तो वह सुबह का नाश्ता कर रहे थे। मेहरनिसा भी उनके करीब बैठी हुई थी। मुझे देखते ही खान साहब बोले, आइए आइए, आपकी खोज का नतीजा क्या हुआ? कुछ समझ में आया आपको? मैंने उन्हें सारी कथा सुना दी, जो भी मैंने अनुभव किया, जो भी मेरे साथ घटा था वह सब बताया, और सबसे आखिर में मैंने मेहरनिसा के आने की बात बता दी। सुनकर बाप बेटी दोनों एक साथ चौंक पड़े। यह क्या कह रहे हैं शर्मा जी आप? खान साहब अपने कठोर स्वर में बोले,
मेरी बेटी तो बिल्कुल सुबह से मेरे पास है, फिर वह क्यों जाएगी? उस भद्दा मकान में अब मेरे चौक की बारी थी। मुझसे कुछ बोला ना गया, कुछ कहा भी नहीं गया। बस मैं उन दोनों को देखता रह गया और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो मैंने देखा वह सच था या जो खान साहब कह रहे थे वह सच है। मेहरनिसा का अस्तित्व मेरे लिए और अधिक रहस्यमय हो गया था। मेरे कमरे में मेरा सिर सहलाने वाली और मुझसे बात करने वाली आखिर कौन थी? अगर वह मेहरनिसा नहीं थी तो फिर कौन होगी? वह उस रात फिर मुझे वह लंबी चौड़ी काठी वाला व्यक्ति मकान में दिखाई पड़ा। सिर झुकाए आंगन में खड़ा था वह, मगर जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी वह एकाएक आंगन की दीवार में समा गया और यह देखकर तो मैं डर ही गया। दूसरे दिन मैंने उस दीवार को तोड़वाना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे ख्याल से उसी दीवार के पीछे उस भुतहा मकान का सारा रहस्य छिपा हुआ था और मेरा अनुमान सही निकला। दीवार के गिरते ही मुझे सामने लगभग 4 फुट लंबी लोहे की मोटी चादर दिखलाई पड़ी। मैंने उन्हें भी खुलवाया। काफ़ी मेहनत के बाद खुली वह मोटी चादर। उसके हटते ही मुझे नीचे जाने की सीढ़ियाँ दिखलाई थी। भीतर अंधेरा था और सीलन भरी बदबू भी। टॉर्च की रोशनी की सहायता से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे पहुँचा। नीचे मुझे एक लंबा चौड़ा कमरा मिला। वह कमरा मुझे काफ़ी रहस्यमय लगा। कमरे में एक बड़ी सी लकड़ी की अलमारी थी जो काफ़ी पुरानी लग रही थी। मैंने उसे भी तोड़वाया। अलमारी में मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने के चांदी के कुछ सिक्के और जड़ाऊ तलवार मिली। कमरे के एक कोने में एक बड़ा भारी लोहे का संदूक भी था। उसका ताला बड़ा भारी और मजबूत था। उसे तोड़ने में मुझे काफ़ी परेशानी हुई और उस लंबे चौड़े संदूक के खुलने पर मुझे उर्दू में लिखी हुई अरबी तंत्र मंत्र की काफ़ी पुरानी किताबें और सुनहरे फ्रेम से जड़ी हुई 2 तस्वीरें मिली। उन्हीं के साथ चमड़े में लिपटा हुआ एक दस्तावेज भी मिला। इन सब पुरानी वस्तुओं के अलावा सबसे आश्चर्यजनक और कौतूहलपूर्ण जो वस्तु मुझे उस संदूक में मिली थी वह थी स्पटर। लगभग 1 फुट व्यास की वह तस्तरी गहरी भी थी, जिसमें पीले रंग का कोई स्वच्छ द्रव भरा हुआ था, जिसमें कंपास की तरह कई सुइयां तैर रही थी, जिनके चारों तरफ ग्रह नक्षत्रों के चित्र खुदे हुए थे। सुइयां उन पर तेजी से घूम रही थी। मैंने उस तस्तरी को छूना चाहा, मगर जैसे ही उसको स्पर्श किया उसी क्षण मेरा शरीर रोमांचित हो उठा। उसी के साथ मुझे बिजली जैसा झटका भी लगा। वह स्फटिक की तस्तरी टूट गई और उसमें का जो द्रव और कंपास की सुइयां थी वो चारों ओर बिखर गई। उनके बिखरते ही कमरे में भूचाल सा आ गया। वहाँ की सभी दीवारें कांप उठी। मैं उन पुस्तकों, दस्तावेजों और सिक्कों को लेकर उस गुप्त कमरे से बाहर निकल आया। साथ में उन तेल चित्रों को भी लाना नहीं भूला। उर्दू और अरबी का ज्ञान मुझे था, इसीलिए उन प्राचीन तंत्र की पुस्तकों और चमड़े की खोल में लिपटी हुई उन दस्तावेजों को पढ़ने में और समझने में मुझे दिक्कत नहीं हुई। वो पुस्तकें अरबी और फारसी तंत्र मंत्र और ताबीज के अलावा काला जादू, मेली विद्याओं, टोना टोटका आदि की हस्तलिखित प्राचीन और दुर्लभ पुस्तकें थीं। उन तांत्रिक पुस्तकों का लेखक कोई ओलिया फ़कीर था जो कभी अरब होता हुआ हिंदुस्तान आया था और हमेशा के लिए मुल्तान में ठहर गया था। कहने की आवश्यकता नहीं कि आज से करीब 200 वर्ष पहले मुसलमान अरबी और फारसी तांत्रिकों का गढ़ रहा था। वो ओलिया हमेशा खामोश और हर समय अपनी तांत्रिक साधनाओं में डूबा रहता था। उसने कुछ दिनों बाद अपना एक शिष्य बनाया जिसका नाम साकिर, और साकिर पक्का शागिर्द साबित हुआ। वह अपने गुरु की खूब सेवा करता था और गुरु भी अपने उस शिष्य को अपने लड़के की तरह मान रहा था। ऐसी स्थिति में जो परिणाम सामने आना चाहिए वही आया। साकिर एक अच्छा साधक बन गया। ओलिया की सारी तांत्रिक विद्या उसने धीरे धीरे हासिल कर ली, मगर तांत्रिक साधना और तांत्रिक विद्याओं ने साकिर को विनम्रता, सहिष्णुता और विवेक के बजाय अहंकार भर दिया। अपने आप को वह महान शक्तिमान समझने लगा था। अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य के सामने वह किसी को कुछ ना समझता।
दस्तावेज के अनुसार उसे एक प्रसिद्धि प्राप्त थी जो काफ़ी शक्तिशाली थी और वह शाकिर के इशारे पर कोई भी अच्छा या बुरा काम कर सकती थी। और इसी बात का शाकिर को घमंड था। ओलिया के मरने के बाद तो शाकिर का अहंकार और घमंड और भी बढ़ गया। तभी उस पर नज़र पड़ी मुल्तान के एक ज़मींदार की, जिसका नाम था कुर्बान अहमद। कुर्बान अहमद शाकिर की रूहानी ताकत से भली भांति परिचित था। एक दिन उसने शाकिर को अपने पास बुलाया और अपनी एक बहुत ही बड़ी समस्या उसके सामने रखी। शाकिर ने परी की सहायता से उस जटिल समस्या को हल कर दिया, जिसके बदले जमींदार ने उसे बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के और जड़ाऊ गहने दिए और याददाश्त के तौर पर उसे एक जड़ाऊ तलवार भी भेंट कर दी। उस जमाने में वो लाखों की संपत्ति थी, मगर शाकिर उससे खुश नहीं था। वह तो मेहर निसा को चाहता था। कुरान अहमद की इकलौती बेटी मेहर निसा, उसकी खूबसूरती और हुस्न ने शाकिर के मन की शांति को छीन लिया था और वह हर हालात में मेहर निसा को पाना चाहता था। मगर वह जमींदार एक अधबुढ़े और बदसूरत तांत्रिक को अपनी इकलौती बेटी देना नहीं चाहता था। जब वह किसी भी प्रकार से तैयार नहीं हुआ, तब जाकर शाकिर ने अपने इल्म से काम लिया। एक दिन जब रात के अंधेरे से सारा मुल्तान शहर डूबा हुआ था और लोग गहरी नींद से बेखबर सोए हुए थे, उसी वक्त मेहर निसा दौड़ती हुई हाफती हुई आई और शाकिर की चौड़ी छाती से लिपट गई और उसने अपने आप को शाकिर के हवाले कर दिया। शाकिर भी यही चाहता था। उसकी मुराद पूरी हो गई थी। वो उसे लेकर सीधा कलकत्ता के लिए रवाना हो गया। वो वहाँ रुका ही नहीं, वो मेहर निसा को इस शहर से बहुत दूर ले जाना चाहता था, ताकि उसके पाप का साया कभी भी उस पर ना पड़े। उस वक्त शाकिर की उम्र 40 के लगभग थी और मेहर निसा की उम्र 16 साल की। निश्चय ही उस वक्त उसकी पवित्र आत्मा रूहानी दुनिया की किसी नापाक ताकत की गिरफ्त में थी, वरना वो कभी भी उस अधबुढ़े और बदसूरत तांत्रिक को अपना तन मन अर्पित नहीं करती। खैर, शाकिर कलकत्ते में पूरी तरह से जम गया। उसकी चमत्कारी तंत्र विद्या ने उसे शर्त भी दी और धन दौलत भी। उसने कुछ वक्त बाद मेहर निसा से शादी की और उसके लिए हवेली नुमा एक महल बनवाया, जिसका उसने नाम रखा था इशरत महल। मगर जो होना था वही हुआ। एक दिन शाकिर की इल्म छंद से टूटकर बिखर गई और जब मेहर निसा को सच्चाई का एहसास हुआ तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे पता ही नहीं था कि उसे इतने सालों में क्या खोया था, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था। उन्हीं दिनों एक अंग्रेज शाकिर के यहाँ आने जाने लगा था। उसका नाम था डफ। वह व्यक्ति काफ़ी सुंदर और स्मार्ट था। एक सजला नौजवान भी था। सबसे दिलकश थी उसकी भूखी आंखें, जिसमें एक अजीब सा सम्मोहन था। मेहर निसा और डफ पहली ही मुलाकात में एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। मेहर निसा को एक अपनत्व और प्यार भरे दिल के साथ ही किसी मर्द के मजबूत सहारे की ज़रूरत थी और दोनों ही उसे एक साथ मिल गया था। डफ ने उसके सारे सपने पूरे कर दिए, मगर शाकिर से उन दोनों का प्यार ज़्यादा दिन छिप ना सका। वह हर समय शराब के नशे में डूबा रहता था और एक दिन जब वह रोज़ की तरह शराब के नशे में गले तक डूबा हुआ था, तब उसने दोनों को प्यार करते हुए देख लिया। ऐसी नाजुक स्थिति में जो घटना घटनी चाहिए थी वही घटी। शाकिर की आंखों में खून उतर आया। उसने लपक कर मेहर निसा के बाप ने दिया हुआ वह जड़ाऊ तलवार उठा लिया और उसने एक ही साथ दोनों का कत्ल कर दिया। दोनों प्रेमियों का खून से डूबा हुआ जिस्म जमीन पर गिरकर एक साथ खत्म हो गया, एक ही साथ हमेशा हमेशा के लिए शांत भी हो गया। डफ का बाप ब्रिटिश सरकार के किसी उच्च पद पर था। जब उसे यह बात मालूम पड़ा कि उसके बेटे का प्यार के मामले में कत्ल हो गया तो वह बहुत ज़्यादा बौखला गया। उसे पता था कि उसके बेटे का कत्ल करने वाला शाकिर था। वह चाहता तो शाकिर को तबाह कर देता, मगर वह उसकी रूहानी ताकत से भली भांति परिचित था और इसीलिए वह खामोश रहा। पर डफ के दोस्तों ने शाकिर से बदला लेने की ठान ली। वह डफ के ऐसे दोस्त थे जिनके लिए डफ ने बहुत कुछ किया था और इसीलिए वह उतावले हो रहे थे। आखिरकार वह एक साथ ही निहत शाकिर के मकान में घुस गए
और उसे मार पीट करने लगे। शाकिर था तो अकेला, मगर उसके हाथ में तलवार थी। तलवार के वार के सामने निहत युवक भला कब तक ठहर पाते। शाकिर के हाथों सभी मारे गए। इशरत महल का आंगन खून से लटपट हो गया। शाकिर इतने से शांत नहीं हुआ। दस्तावेज के अंत में लिखा था कि उसने अपने इल्म के जोर से मेहर निसा और डफ के अलावा उन सभी युवकों की आत्माओं को इशरत महल में ही कैद कर दिया, ताकि वह जिंदगी के लिए हमेशा प्यासी रहे और इशरत महल में हमेशा के लिए भटकती रहे। उसने यह भी लिखा था कि जब तक स्पट की तस्ती में कंपास की सुइयां घूमती रहेगी, तब तक वह आत्माएं इशरत महल में कैद रहेगी, उनकी कभी मुक्ति नहीं होगी। मगर उसका यही काम शाकिर के लिए महंगा पड़ गया था, क्योंकि उसके कुछ ही दिनों बाद एक रात वह सभी प्यासी आत्माएं एक साथ शाकिर पर टूट पड़ी थी और उन्होंने उसका गला घोट दिया। दूसरे दिन सवेरे उसकी लाश आंगन में पड़ी पाई गई। उसकी आंखें और जीभ बाहर निकली हुई थी। चेहरे पर भय का भाव था। कहने की जरूरत नहीं थी कि उसी दिन से वह इशरत महल भूतहा हो गया था। उन दो तस्वीरों में शाकिर की तस्वीरें थी। उसका चेहरा बड़ा भयानक और प्रभावशाली था। यदि किसी सांप को इंसान की शक्ल में बदल दिया जाए तो वह बिल्कुल शाकिर जैसा लगेगा। उसका जबड़ा चौड़ा था और नीचे की ओर लटका था। उसकी आंखें लंबी और गहरी थी और नीलम जैसी चमकती थी, और उसकी आंखों के भाव को देखकर ही लगता था कि उसे अपनी शक्ति पर बहुत ही विश्वास है। दूसरी तस्वीर को देखते ही चौंक पड़ा। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। काफ़ी देर तक मैं उसे गौर से देखता रहा। वह तस्वीर थी मेहर निसा की, पर उसमें जो शक्ल थी वह बिल्कुल ही खान साहब की बेटी मेहर निसा जैसी थी। उसके चेहरे से मिलती जुलती थी। वही रूप, वही रंग, वही नाक, वही नक्शा। कहीं कोई फ़र्क नहीं था। लगा जैसे कि खान साहब की बेटी मेहर निसा को सामने बिठाकर वह चित्र बनाया गया है। उस चित्र को देखकर मेरी एक शंका का समाधान हो गया, और वह यह है कि मैंने उस दिन अपने कमरे में जिसे देखा था, जिससे बात की थी, वो खान साहब की बेटी मेहर निसा नहीं बल्कि शाकिर की बीवी मेहरू निसा थी। वह सब होने के बाद मैंने खान साहब को सारी कहानी सुनाई तो उसे सुनकर वह भी स्तब्ध रह गया। मुझे इस बात की भारी प्रसन्नता थी कि मेरे हाथ अनायास अरबी और फारसी तंत्र मंत्र और जादू टोना की हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें लग गई थी। अब इन तमाम घटनाओं को घटे एक लंबा अरसा गुजर चुका है। इशरत महल की वह तमाम प्यासी आत्माएं मुक्त हुई है या नहीं पता नहीं, लेकिन तब से फिर कभी कोई घटना उस महल में नहीं घटी। खान साहब ने भी उस इशरत महल को तोड़वा कर नए सिरे से उसका निर्माण कराया और फिर उसका नाम रखा मेहरून निसा महल। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी यह कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी हंगर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।